हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो इसी को पहले हम डिकोड कर लेते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बहुत बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ रखा है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये पहला डाउट क्लियर हो गया। ठीक, अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट कैसे करती है? एनसीईआरटी आपकी कहती है एक साइंटिस्ट के बारे में। क्या कहती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कह रही है कि वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। मतलब जब कॉर्क के छोटे से स्लाइस, छोटे से टुकड़े, या फिर कहें बहुत पर स्लाइस, मतलब क्या, आप टुकड़े को आप कैसा भी टुकड़ा नहीं, मान के चलिए कि कुछ इस तरीके से रहा हो और इसको स्लाइस किया, दैट मीन्स कि इसका एक बहुत पतला पार्ट, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कहीं इसका ऐसे एक छोटा सा पार्ट लिया होगा, यानी कि ऐसे एक छोटा सा पार्ट कहीं काट के निकाला होगा, मान के चलिए एक ऐसा पार्ट। ये अगर आपका एक टोटल ये कॉर्क है, लेट्स से कि आपका एक टोटल कॉर्क है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क के एक छोटे से स्लाइस, पतले से स्लाइस को काटा और उसको जांचा। एक छोटा सा स्लाइस यहाँ कट किया और उसको जांचा। जांचने पे उन्होंने क्या देखा? जांचने पे वो ये पाए, क्या पाए? जांचने पे वो ये पाए कि द कॉर्क क्या कर रहा है? रिजेंबल्ड, कॉर्क रिजेंबल कर रहा है या फिर कहीं मिमिक कर रहा है। द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। यानी कि जब कॉर्क सेल को इन्होंने देखा तो वो कैसा दिख रहा था? हनी कॉम्ब लाइक। हनी कॉम्ब मतलब क्या? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। देख लेते कैसे होता है। मान लीजिए ऐसे होता है कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मधुमक्खी का छत्ता होता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क सेल के एक स्लाइस को उठाया, सेल को नहीं, कॉर्क के एक स्लाइस को उठाया, उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने पे क्या पाया कि जो कॉर्क सेल थे वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहे थे, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। अब ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के बारे में भी आगे बात करेगा, लेकिन सबसे पहले क्या कह रहा है कि कॉर्क के बारे में। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि कहाँ से आता है? बार्क ऑफ ट्री, ट्री की छाल से आता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि लेट से आपके पास एक पेड़ है, लेट से आपके पास एक ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो इस पेड़ पे आप देखते होंगे कि जो थोड़े ओल्डर पेड़ होते हैं वो ऐसे बाहर की तरफ डेड हो जाते हैं, बाहर की तरफ डेड हो जाते हैं, डेड टाइप की बड़ी रफ, बहुत रफ टाइप का लकड़ी हो जाता है उधर, या फिर कहे रफ टाइप का स्किन हो जाता है उसका, किसका? पेड़ का। ठीक है, बहुत रफ टाइप का। ठीक है, तो यहीं से द बार्क ऑफ ट्री, जो कि कहाँ से आता है? बार्क ऑफ ट्री। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि कॉर्क इज अ सब्सटेंस जो कहाँ से आता है? बार्क ऑफ ट्री, ट्री से, ठीक है, पेड़ के बार्क से। आगे कह रहा है कि दिस वॉज इन द ईयर 1665, यानी कि ये जो घटना हुई, ये जो कॉर्क को जांचा इन्होंने, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया, ये सारी चीज़ें कब हुई? 1665 के वक्त हुई, 1665 के समय, जब हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। यानी कि एक चीज़ और कह रहा है कि ये जो भी काम इन्होंने किया रॉबर्ट हुक ने, इसकी एक विशेषता थी कि इन्होंने अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यूज किया था। दैट मीन्स कि उस टाइम तक, यानी कि जब सेल की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। अच्छा, ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा था, बात आई कि ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा था, वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किस के बारे में क्या कह रहा है कि रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। उसको इन्होंने क्या कहा? सेल कहा। क्यों? क्योंकि सेल का लैटिन में एक शब्द था, लैटिन है, ध्यान रखिएगा, आर नहीं है, लैटिन है। लैटिन में उसका मतलब होता है सेल। सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। सिंपल सी चीज़ है। चलिए एक बार इसको कंपाइल करते हैं। जो भी हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा स्टार्टिंग से कि
पेड़ के बार्क से रॉबर्ट हुक ने निकाला कॉर्क। कॉर्क के स्लाइस को उन्होंने जांचा। किससे जांचा? सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से। और जांचने के बाद में उन्होंने क्या पाया कि जो कॉर्क है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है, जिसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट्स। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को क्या बोला? सेल बोला। सेल क्यों बोला? क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, ठीक है, एक छोटा रूम या फिर कहीं छोटा सा कमरा, ठीक। अब आगे कह रहा है कि दिस सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बताया कि बहुत छोटी और बहुत इनसिग्निफिकेंट टाइप के इंसिडेंट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। बात करें तो ये बहुत इनसिग्निफिकेंट टाइप की चीज़ें हैं, बट फॉर द साइंस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था। क्यों इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। ये एक रेयर बात थी, या फिर कहें ये एक नई बात थी। किस लिए नई बात थी? क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने ऑब्ज़र्व किया था। क्या ऑब्ज़र्व किया था? कि लिविंग थिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, यानी कि लिविंग थिंग्स भी एक सेपरेट यूनिट से बने हुए हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? द यूज़ ऑफ वर्ड सेल, जो सेल वर्ड का यूज हुआ, द यूज़ ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ बीइंग यूज्ड टिल डे इन बायोलॉजी। और ये जो वर्ड, यानी कि ये जो सेल नामक वर्ड दिया गया था, वो अभी भी यूज हो रहा है, यानी कि आज के दिन तक हम उसको सेल ही कहते हैं। किसको सेल बोलते हैं? सेपरेट यूनिट को। सेपरेट यूनिट क्या है? कि लिविंग थिंग्स एक सेपरेट यूनिट से बने हुए हैं, छोटे छोटे सेपरेट यूनिट से बने हुए हैं। इसके बारे में पहली बार आपको पता चला था जब रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो ये इनसिग्निफिकेंट बात लगेगी, बट फॉर द साइंस इट वॉज अ डिफरेंट थिंग, या फिर कहें ये एक कोई रेयर बात थी, एक अच्छी बात थी, बहुत ज़रूरी बात थी कि साइंस में ऐसी कुछ चीज़ें हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पे ये पता चला कि लिविंग थिंग्स एक सेपरेट यूनिट से बनी हुई है, और उस सेपरेट यूनिट को आप सेल बोलते हो। सेल क्यों बोलते हो? क्योंकि उसका मतलब होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम क्यों होता? अच्छा, सेल तो हमने लिटिल रूम नाम क्यों नहीं रखा, सेल क्यों रखा? क्योंकि वो एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द की क्या बात है कि ये डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज इन द सेंस, आप नाम हमेशा लैटिन या ग्रीक भाषा से क्यों उठाते हो? क्योंकि उन लैंग्वेजेस का यूज आज के समय में नहीं होता है फॉर जनरल पर्पजेस, फॉर कन्वर्सेशन। तो जिस लैंग्वेज का जनरली यूज नहीं होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो एज इट इज़ यूज होता है। जैसे संस्कृत भी एक तरीके से डेड लैंग्वेज की तरफ ही जा रही है। संस्कृत लोग नहीं बोलते हैं, तो उसके भी वर्ड्स जो यूज होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, उसका अर्थ वो चेंज नहीं होता, ठीक। अब पहला आर्टिकल इसके बारे में जो दिया गया कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, इसके बारे में देखा जाए तो इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी का सहारा लिया गया है। एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि लेट्स टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। अनियन बल्ब से आप एक बहुत छोटा पीस ले लीजिए। फोर्सेप की मदद से क्या करिए, उसके स्किन को छील दीजिए, पिल कर दीजिए। अच्छा, जो स्किन जो ऊपर का लेयर है उसे आप क्या बोलते हो? एपिडर्मिस। अब मैं इस वर्ड का यहाँ इस्तेमाल कहाँ कर सकता था? इस पेड़ के लिए कर सकता था, बार्क के लिए। ये जो पेड़ का बाहरी भाग है इसको आप एपिडर्मिस बोलते हो, ठीक है। बट यहाँ पे पेड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अनियन की बात हो रही है कि जो अनियन का बाहरी भाग है उसे आप एपिडर्मिस बोलते हो। आपने क्या किया? आपने उसको पील ऑफ कर दिया। फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द अनियन, यानी कि अनियन इस तरीके से होता है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके दिल जैसा बन गया ना, बट दिल जैसा होता नहीं है, मतलब कुछ इसी तरीके से अनियन होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द कॉनकेव साइड मतलब क्या? आप इस साइड को मिटा दो, ये वाली जो साइड, ये साइड, ये कॉनकेव साइड हो गई। कॉनकेव साइड से आप क्या करो? फ्रॉम द कॉनकेव साइड दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास, यानी कि आपको एक पतली सी स्किन लेनी है, बहुत पतली सी स्किन लेनी है इस कॉनकेव साइड ऑफ अनियन से, और आप क्या करो? तुरंत इस लेयर को वॉच ग्लास में रखो, जिस वॉच ग्लास के अंदर क्या हो? पानी रखा हुआ हो, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा पानी हो उसके अंदर। इससे क्या होगा?
इससे आपका जो वो छोटा सा स्किन है वो क्या होगा, ये उसको किससे बचाएगा, फोल्ड होने से या फिर सूख जाने से, क्योंकि अगर वो फोल्ड हो जाएगा या फिर सूख जाएगा तो उसके स्ट्रक्चर आप उसको देख नहीं पाएंगे साफ। फिर क्या करना है, आपको ग्लास स्लाइड लेना है, ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर रखना है, ट्रांसफ़र करना उस स्मॉल पील को उस जगह पे, यानी कि वॉच ग्लास पे, स्लाइड पे। अब आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो पील यानी कि आपने जो छोटा सा हिस्सा ऐसे काट के वॉच ग्लास पे रखा है वो परफेक्टली उसके ऊपर रखा गया हो, ठीक है, परफेक्टली फ्लैट हो, कहीं मुड़ा हुआ ना हो। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील, यानी कि आप उसको एक पेंट ब्रश से या फिर किसी चीज़ से उठा के उस पर रख दो, तो इसके लिए आप पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरनिन, सैफरनिन क्यों डालते हैं, सैफरनिन उसको कलर करता है। आप अब देखिए, आप पानी की जगह पे अल्कोहल भी डाल सकते थे, ठीक है, अल्कोहल भी डाल सकते थे, और सैफरनिन क्यों डालेंगे, जिससे वो कलर आ जाए। ऑन द पीस फॉलोड बाई ए कवर स्लिप, फिर आप कवर स्लिप से इसको ढक दीजिए। टेक केयर टू, देखिए क्या केयर क्या करना है, क्या केयर करना है कि उस दौरान आप जब कवर स्लिप रख रहे हैं उसके ऊपर तो कहीं बबल ना आ जाए। जब आप कवर स्लिप रख रहे हैं तो कहीं बबल ना आ जाए। क्यों, क्योंकि इससे आप अच्छा इमेज नहीं पाओगे या फिर कहीं आप अच्छे से उसको देख नहीं पाओगे। अच्छा, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, निडल की मदद से, जो लंबी वाली निडल आपको दी जाती है उसके मदद से आप उसमें बबल आने से रोक सकते हो। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, टीचर से भी मदद ले सकते हो इसके लिए। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील, जिसे आप स्लाइड में देखोगे उसको हमने प्रिपेयर कर लिया है। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाई ए हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप किस टाइप के माइक्रोस्कोप में देखते हो, लो पावर माइक्रोस्कोप में भी, हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी, बट माइक्रोस्कोप क्या रसा रहना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया है, इसमें कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है, बस माइक्रोस्कोप का चित्र है, देख लीजिए। आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में माइक्रोस्कोप मौजूद होगा, आप वहाँ पे जाके एक बार इस एक्सपेरिमेंट को करें। अब इम्पॉर्टेंट बात आता है जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है देखते हैं, देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि आपने देखा क्या। ऑब्जर्वेशन देखिए, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, आप लेंस से देखें तो आपको क्या मिला, क्या ऑब्जर्व किए। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, क्या हम उनके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट डज इट लुक लाइक फिगर 5.2, तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप इस तरीके से इसको देख पा रहे हो। दैट मीन कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको जो भी स्लाइड बनाओगे उस स्लाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक, देखते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब आप ये अपने अनुसार, मतलब अपने स्वादानुसार आप किसी भी साइज के अनियन पील पे ये काम कर सकते हो। अब क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या आप सिमिलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको सिमिलर स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। ये इसका ऑब्जर्वेशन है कि आप जब अनियन पील को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, 5 साइड, 6 साइड, तो हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है स्लाइड के थ्रू। आगे चलते हैं। अब इन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये कौन से स्ट्रक्चर हैं। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर,
तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है, आप इमेज देख के समझ गए कि ये सारे स्ट्रक्चर आपस में सिमिलर ही दिख रहे हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। अब जब आप वो सोचिए, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर, वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप के दिख रहे थे आपको, यानी कि ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस टाइप का दिख रहा है, तो ये जब आपस में कंबाइन करता है तो कंबाइन करके एक बड़ा अनियन बल्ब बना देता है। ठीक है, तो एक बड़ी बात है आपको समझने वाली कि ये सेपरेट यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ा अनियन बल्ब बना देती है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि छोटे छोटे ब्रिक्स का आप इस्तेमाल करके एक बड़ा घर बना देते हो, एक ताजमहल बना देते हो, या फिर वॉटेवर आप बात करते हो, या एक छोटी छोटी यूनिट की मदद से आप एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हो। कैसे, यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब कैसे नहीं, कौन सा उस छोटी यूनिट, जो छोटी यूनिट है उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी ब्रिक के बारे में बताया जा रहा है। We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structures visible under a microscope. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि अनियन बल्ब जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं, उनके पास सिमिलर टाइप के, यानी सेम टाइप के स्मॉल स्ट्रक्चर हैं जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो। दैट मीन्स क्या, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, whatever the size of the organism is, it is made up of similar type of cell, similar type of structure. That is what cell is. The cell of onion peel will all look the same. सारे अनियन पील के सेल उसी तरीके से दिख रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ साइज। साइज को छोड़ के, साइज को छोड़ के इन द सेंस क्या कि किसी भी साइज के हो, किसी भी साइज के हो, शेप सेम, दिख सेम तरीके से रहे। ठीक, these small structures that we see are the basic building unit of onion bulb. बहुत जाहिर सी बात है, बेसिक यूनिट ही है। these structure को आप सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चर को not only onions but all organisms that we observe around are made up of cell. तो बहुत अच्छी सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप अपने अराउंड देखते हो वो सेल से ही बना हुआ होता है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। अब यहाँ पे थोड़ी बात आगे बढ़ा रहा है कि ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल्स हैं जो अकेले ही रह लेते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि घर बनाने के लिए आपको ढेर सारे ब्रिक की ज़रूरत है, लेकिन बात ऐसा कहे कि एक ब्रिक भी घर हो किसी का, एक ब्रिक भी किसी का घर हो। सोचने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। छोटे छोटे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं। छोटे छोटे सेल मिलके कोई अनियन बना दे रहा है, कोई मैंगो बना दे रहा है, कोई पोटैटो बना दे रहा है, व्हाटएवर आप लिविंग की बात कर रहे हो, क्रिएचर छोटे छोटे सेल से मिलके बन जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी सेल्स हैं जो अकेले जी लेते हैं, यानी कि वो अपने में ही सफिशिएंट है। दे डोंट नीड अनदर सेल। अकेले एक ही सेल अपनी लाइफ पूरा प्रॉपर ढंग से जी लेता है। कैसे, इसके बारे में बताया गया है कि नहीं बताया गया है, देखिए आगे। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग लेंसेज के आविष्कार हो गए तो क्या हुआ, तो फिर आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में जानना शुरू हुआ कि मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिनको अपने के डाई से नहीं देख सकते। इट इज़ नाउ नोन एज दैट सिंगल सेल मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। यानी अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल का होता है। एक सिंगल सेल ही सफिशिएंट होता है अपनी लाइफ के लिए। जैसे इसका सिंगल सेल का क्या एग्जांपल दिया हुआ है, अमीबा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो एग्जांपल है उनको ढंग से रट लीजिएगा कि कौन कौन से सिंगल सेल के एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। और कौन सा एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो 4 एग्जांपल हो गए, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज 4 आर द सिंगल सेल्ड या फिर कहीं यूनिसेलुलर, इन्हीं को आप यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म भी इन्हीं को बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड many cells group together in a single body and assume different function in it
टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब मेनी, सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये दूसरी बात कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी नहीं, मतलब ऐसे दो रूप में पाए जाते हैं क्या, कि सिंगल सेल अपनी पूरी लाइफ जी ले रहा है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और क्या पाया जा रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल आपस में मिलकर एक साथ रह रहे, ग्रुप टुगेदर, और क्या एक सिंगल बॉडी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक सिंगल बॉडी बना रहे हैं और अपने जीवन के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? क्या आप और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे कि वायरस क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या क्या है, आप इसके बारे में बताएंगे। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये तो बहुत जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि सिंगल सेल से ही मल्टी सेलुलर आता है। मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो सिंगल सेल से होती है। हाउ, कैसे? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स टू दियर ओन काइंड। सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं सो दैट कि सेम टाइप के ही सेल्स आगे मौजूद हों या फिर आगे सेल्स आएँ। ऑल सेल्स जस्ट केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आपको एक सेल थियरी दे दिया है। क्या कह रहा है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है? आपको पता है ना कि अनियन में सारे सेल सेम टाइप के होते हैं। अनियन अगर है तो इसी तरीके से सेम टाइप के सेल मिलकर ढेर सारे अमाउंट में एक अनियन बल्ब बनाते हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है कि हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से आया हुआ है। कैसे? सेल डिवाइड होता है, यानी एक सिंगल सेल डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है सेम टाइप के सेल को। यानी कि अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ईंट है, उस ईंट को आप दो हिस्सों में तोड़ दिए तो इधर भी ईंट आएगा, इधर भी ईंट आएगा, और दोनों सेम टाइप की ईंट होंगे, बट इसमें डिवाइड कर रहा है, इसमें तोड़ा नहीं जा रहा है, इसमें डिवाइड किया जा रहा है। तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि हर एक मल्टी सेलुलर सिंगल सेल से ही आया हुआ है। ठीक, कैसे? इसको बहुत डीप में तो नहीं यहाँ बताया गया है, यहाँ पे छोटे में बताया गया है कि एक सिंगल सेल डिवाइड होगा और सेम टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सभी सेल्स कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ठीक, एक्टिविटी कुछ दिया हुआ है क्या, कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी amount of leaf peels, tip of root, onion or even peels of onion of different sizes. After performing the activity, let us see what the answers of the following questions would be. इसको आपको करना है। कौन से क्वेश्चन है कि do all cells look alike in terms of shape and size? Do all cells look alike in structure? Could we find difference among cells of different parts of the plant body? What similarities could we find? ये सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं। ठीक है। Some organism can also have cells of different kind. क्या कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स दैट डिपिक्ट सम ऑफ द सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट काइंड के सेल्स पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग सेल के बारे में बात करें। जैसे स्मूथ मसल सेल है, मसल सेल नहीं है, स्मूथ मसल सेल है। यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स है जो कि न्यूरॉन में पाए जाते हैं, फैट सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में फैट मौजूद होते हैं, बोन के अंदर ऐसे सेल होते हैं, स्पर्म सेल ऐसा होता है, ओवम सेल ऐसा होता है। ठीक है। The shape and size of cell are related to the specific function they perform. यानी कि हम जो भी शेप और साइज़ की बात कर रहे हैं सेल के, डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज़, वो किससे डिपेंड करता है? वो किस पर डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सम सेल्स जैसे कि अमीबा का है,
हैव ए चेंजिंग शेप, यानी कि जो अमीबा के सेल होते हैं वो अपना शेप बदलते रहते हैं। अमीबा सेल के साथ क्या खासियत है कि अमीबा के सेल अपना शेप बदलते रहते हैं, ठीक है। इन सम केसेस द शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell has a typical shape. मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि शेप और साइज़ किस चीज़ पर डिपेंड करता है। शेप और साइज़ जनरली डिपेंड करता है कि काम कौन सा परफॉर्म कर रहा है। जैसे अमीबा सेल है उसके पास चेंजिंग शेप है, लेकिन कुछ केसेस में सेल का जो शेप होता है वो मोर और लेस सिमिलर ही होता है, पर्टिकुलर ही होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप में। जैसे नर्व सेल्स हैं, जैसे न्यूरॉन सेल हैं, न्यूरॉन सेल सेम ही टाइप के होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ईच लिविंग सेल हैज़ ए कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। हर एक लिविंग सेल के पास कैपेसिटी होता है वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने का, और जो वेरियस फंक्शन हो कैसे फंक्शन हो, बेसिक फंक्शन हो, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है कि वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को, जो उस सेल को डिफाइन करता है। तो हर एक लिविंग सेल के पास कैपेसिटी क्या होता है, किस चीज़ की कैपेसिटी होती है, बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने की। जैसे कि हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। अब बात आ रहा है कि जो सेल होता है वो कैसे अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेयर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि कामों का प्रॉपर ढंग से बंटवारा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो कामों का बंटवारा है मतलब क्या कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट है तो उसका काम है ब्लड सप्लाई करना, स्टमक है तो फूड डाइजेस्ट करना। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल के अंदर भी देखा जाता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। मतलब क्या कह रहा है कि देखिए आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, और इवन आपका जो सेल होता है उस सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि सेल के अंदर भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, और वो जो पार्ट्स होते हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अलग अलग कंपोनेंट को ही क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल, हर एक टाइप का सेल ऑर्गेनल जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि एक किसी सेल के कंपोनेंट का काम होगा कि मेकिंग ए न्यू मटेरियल इन सेल, कोई एक नया मटेरियल बनाएगा, कोई क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। मतलब कोई आपके सेल के अंदर मटेरियल्स को क्लियर करेगा, कोई रेस्पिरेशन कराएगा, कोई फोटोसिंथेसिस कराएगा, यानी कि अलग अलग काम होता है सेल के अंदर। अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो एक सेल अपने जीवन के सारे फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स की मदद से। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, यानी कि यही सेल ऑर्गेनल्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सभी टाइप के सेल जो होते हैं उनके पास सेम ऑर्गेनल पाया जाता है, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। यानी कि आप बैक्टीरिया के सेल उठा लो, एक इंसान के सेल उठा लो, एक प्लांट के सेल उठा लो, एक क्लेमाइडोमोनास के सेल उठा लो, एक फंजाई के सेल उठा लो, तो सभी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। ज़्यादा कम हो सकते हैं बट कंपोनेंट सेम ही होगा, कंपोनेंट्स नहीं बदलता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने दें। आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है उसके लिए मैंने प्लान किया कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको एक लेक्चर में ले आके समअप कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।